नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बगैर हम अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उस पर अपनी एक अच्छी पकड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच मीन्स लैंग्वेज, भाषा, एंड पार्ट्स मीन्स उसके भाग। तो इस प्रकार से हम भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं उनकी संख्या बेशुमार है। उन सभी संख्याओं को, उन सभी शब्दों को हम एक निश्चित खंड में रखते हैं, एक निश्चित भाग में रखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और दूसरी चीज़ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने बगैर हम शब्द को न तो पहचान सकते हैं और न ही उनका यूज कर सकते हैं और न ही उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि राजा इज़ अ बॉय, राजा इज़ ए बॉय। क्लियर? यहाँ ये फुल स्टॉप है। दिस इज़ अ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसमें ईज़ को हटा दें, अगर हम इसमें ईज़ को हटा देते हैं तो इस वाक्य में गति नष्ट हो जाएगी। इस वाक्य का जान ही नहीं रहा, यानी कि राजा अ बॉय। तो राजा इज़ ए बॉय, तो यहाँ ईज़ लगा देने से हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो इज़ क्या है? वाक्य की गति देने वाला शब्द, यानी कि ये वर्ब है। क्लियर? उसी तरह से अगर हम देखें कि राजा एंड रानी आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। क्लियर है? तो ये भी एक सेंटेंस है, राजा एंड रानी आर फ्रेंड्स। यहाँ हम एंड को देखते हैं तो ये एंड क्या है? राजा एक वर्ड है और राम भी एक वर्ड है, सॉरी, राजा भी एक वर्ड है और रानी भी एक वर्ड है। और इन दोनों वर्ड को एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, कंजक्ट कर रहा है। क्लियर? तो अब हम इसको कंजक्शन कह सकते हैं। इसके कार्य क्या है? एंड का कार्य है दो शब्दों को जोड़ना। तो यहाँ ये जोड़ के आधार पर इसका नाम पड़ गया कंजक्शन। और ये इज जो है पूरे वाक्य को गति दे रहा है, तो इसलिए ये वर्ब है। तो हमने शब्दों का जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, वो उनके प्रयोग के आधार पर, उनके यूज़ के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने ये जाना कि इंग्लिश सेंटेंसेस जितने होते हैं उनमें जो वर्ड्स हैं, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ अ बॉय है, ये अगर हम हटा देते हैं तो राजा इज हो गया। तो राजा इज क्या हो गया? ये तो एक अधूरा वाक्य है। ये राजा इज क्या हुआ? एक अधूरा वाक्य है, इनकम्प्लीट वाक्य है। अगर हम इसमें अ बॉय लगा देते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये अ बॉय जो है यहाँ कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या चीज़ का काम कर रहा है? कंप्लीमेंट। और आपको मालूम होना चाहिए कंप्लीमेंट नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कंप्लीमेंट है, नाउन का काम किया। ये सब्जेक्ट है वाक्य का, तो सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसको नाउन कह दिया। क्या कह दिया? नाउन। तो वाक्य में जितने भी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं उनका पहचानना, उनका प्रयोग का आधार क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम जिस ग्रामर के टॉपिक में शब्दों को जानते हैं, पहचानते हैं और उनका प्रयोग करना जानते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, हियर स्पीच मीन्स लैंग्वेज,
हियर स्पीच मीन्स लैंग्वेज, ठीक है ना, एंड पार्ट्स मीन्स आपको क्लासिफिकेशन, क्लास कह सकते हैं, क्लासेस कह सकते हैं। तो लैंग्वेज का क्लासेस यानी कि लैंग्वेज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण जो हम करते हैं, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, वह है हमारा उनका यूज़, फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हम इसको बेस मानकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सब हमारे 8 प्रकार के शब्द होते हैं। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स इस पर ध्यान देंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 parts according to their uses, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स कितने भाग में बटे हुए हैं? 8 पार्ट्स में बटे हुए हैं। और कैसे बटे हुए हैं? उनके यूज़, उनके इस्तेमाल के आधार पर। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 3 पॉइंट हमने नोट किया। कितना नोट किया? 3 पॉइंट। तो वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे बटे हुए हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? 8 भागों में बटे हुए हैं। और ये 8 भाग किस आधार पर है? उनके प्रयोग के आधार पर है। तो इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द के प्रकार कितने हुए? 8। और वो किस आधार पर 8 हैं? उनके प्रयोग के आधार पर, उनके यूज़ के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर। तो इस प्रकार से हम लैंग्वेज जहाँ पढ़ने चल रहे हैं वहाँ शब्दों की जानकारी, शब्दों का नाम, शब्दों का प्रकार, शब्दों का प्रयोग, ये सभी शब्द, ये सभी चीज़ जानना जिस चैप्टर में हमको है वो है, उसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोली या भाषा के खंड या प्रकार। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। इसके जानकारी के अभाव में हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है हमारे 8। अब आएंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये 5, ये आपका 6, ये 7 और ये 8। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउंस, थर्ड एडजेक्टिव्स, फोर्थ आपका वर्ब्स, ये 5 एडवर्ब्स, ये प्रीपोजिशंस, ये थर्ड कंजक्शंस, और ये लास्ट इंटरजेक्शंस। तो ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका हम सभी का विस्तार से पढ़ाई करेंगे और शब्दों को पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? शब्दों को पहचानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारा पकड़ इन सभी तरह के शब्दों पर हो गए, अगर हमारी पकड़ इन सभी तरह के शब्दों पर विस्तार से हो गए तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा आधा सॉल्व हो गया, क्योंकि हम कहीं भी मिस्टेक करने से बचेंगे। और आगे की पढ़ाई में जैसे कंपटीशन है उसमें एरर्स है, तो एरर्स को सॉल्व करने में या एडिटिंग को सॉल्व करने में या गैप को भरने में, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने में
हमको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन सबों का बारी बारी से प्रयोग कर डेफिनेशन और एग्जाम्पल जानकारी करेंगे, ताकि इनका जो सीक्रेट है, मिस्ट्री है, वो खुलकर हमारे सामने आएगा और हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सभी शब्दों से हमारा एक घनिष्ठ संबंध बन जाएगा। और ये भाषा ज्ञाता के लिए, भाषा लर्नर्स के लिए, लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम नाउन की जानकारी लेते हैं। नाउन्स, व्हाट आर नाउन्स, क्लियर है? ये है हमारा फर्स्ट, व्हाट आर नाउन्स। नाउन क्या है? तो वेरी सिंपल, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वो कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। तो नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। ये नाम वाले शब्द जो है ये नाउन कहलाते हैं। इसमें भी अभी रहस्य है भाई, कितने तरह के नाम, कौन कौन से हैं वो नाम, ये जानना जरूरी है, क्लियर? तो हम कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन ले सकते हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ, a noun is the name of a person, a noun is the name of a person, place, thing, animal और feeling, क्लियर है? तो इस डेफिनेशन बहुत जो छोटा है, इससे हमारा काम चल सकता है, लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है कि नेमिंग वर्ड्स कितने तरह के, कौन कौन है। तो अब अगला डेफिनेशन में एक खुल रहा है, ये बात खुल रही है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। तो पर्सन 1, प्लेस 2, थिंग 3, एनिमल 4 एंड फीलिंग 5। तो ये 5 तरह के नाम इसमें थे। नेमिंग वर्ड्स में कितने तरह के नाम थे? 5 तरह के नाम थे। तो इस प्रकार से अब जरा देखेंगे, ये 1 वर्ड, ये 1 वर्ड, ये 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स का, और यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ड्स में जाकर क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ इसको देखा, हम कह सकते हैं कि नेम्स आर नाउन्स, ये भी कह सकते हैं कि नेम्स आर नाउन्स, सारे नाम क्या हैं? नाउन्स हैं, क्लियर? तो काम नहीं चलेगा, फिर उसको बाद इसको बढ़ाएं, फिर इसके बाद इसको बढ़ाएं। अब इसके बाद ये तीनों डेफिनेशन को, ये तीनों लाइन को अगर हम देखें तो इसको अभी भी खुलने में, अभी भी खोला जा सकता है, और भी इसकी रहस्य को बताया जा सकता है और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो चलिए हम अब इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। किससे? एग्जाम्पल से। तो जहां हमने देखा है कि पर्सन नेम, तो ये पर्सन नेम क्या हो गया? पर्सन्स कितने तरह के हो गए? ये प्रोनाउन का भी हो सकता है पर्सन, और नाउन का भी। तो हम नाउन चैप्टर में हैं, तो यहाँ पर्सन मतलब व्यक्ति या आदमी, ये 2 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? मेल, पुरुष का, और फीमेल यानी कि स्त्री का। ये दोनों तरह के नाम को हम नाउन कहते हैं। इन दोनों तरह के नाम को हम क्या बोलते हैं? क्लियर? ये पर्सन नेम हो गया, पर्सन नेम्स कहते हैं। तो हम इन दोनों तरह के नाम को नाउन कहते हैं, और नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, क्लियर? तो ये फीमेल, जैसे मेल आ गया आपको रोहन, ठीक है, इसमें आ गया टॉम, इसमें आ गया अब्दुल, क्लियर? तो इस तरह से ये पुरुषों का नाम हो गया। महिलाओं में आ जाइए, आपको रानी, आपको जेनी, आपको रेहाना, ठीक है, रेहाना। तो इस प्रकार से ये महिलाओं का नाम हो गया। तो इन दोनों तरह के नामों को
इन दोनों तरह के नामों को मिलाकर हम पर्सन नेम बोलते हैं और पर्सन नेम जो है वो नाउन कहलाता है। उसी तरह से हम उसके बाद प्लेस का आते हैं। प्लेस, तो प्लेस नेम भी हमारा दो तरह का, कितने तरह का? दो तरह का। एक आ जाइए आपको वास्ट, विशाल, और एक आ जाइए स्मॉल, छोटे छोटे जगह का भी नाम। ठीक है, तो वास्ट में अगर हम आते हैं तो आपको आ गया ये वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड आ गया, आपको अमेरिका आ गया, ठीक है, अमेरिका, आपको इंडिया आ गया, ठीक है, एशिया आ गया। तो ये बड़े बड़े जगहों के नाम को भी हम प्लेस नेम के जानते हैं। छोटा आ जाइए, जैसे आपको बिहार आ गया, ठीक है, जैसे आपको पटना आ गया, जैसे आपको छोटे अपने कोई सी चौक का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मोतिहारी आ गया, मोतिहारी, ठीक है, जैसे आपको बेतिया आ गया। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े दोनों तरह के जगहों के नाम को हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है ना, नाउन्स। छोटे और बड़े जगहों के नाम को नाउन, पुरुष और स्त्री के नाम के हम नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ 5 तरह के नामों को हम नाउन कहते हैं, वहाँ 2 तरह का ये क्लियर हुआ। हम जितने विस्तार से पढ़ेंगे, जितने उसको एक्सप्लेन कर कर पढ़ेंगे, वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इसमें हमको समय देना पड़ेगा, हमें विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी भाषा पर, अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उस पर हमारी एक पकड़ होगी। तो पर्सन और प्लेस हो गया। अब उसके बाद आता है थिंग, ठीक है ना। तो ये थिंग जो है, इसका थिंग नेम, चीज़ों का नाम, ठीक है ना। तो चीज़ों का नाम भी हमारा आपका 2 तरह का आ सकता है। ये चीज़ जो है हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। एक गॉड मेड, ईश्वर निर्मित, ईश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया उन चीज़ों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। और एक है मैन मेड, जिसे मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य ने भी जिन चीज़ों को बनाया और उसका हम जो नाम देते हैं वो भी नाउन है। जैसे आप देखेंगे रिवर, रिवर को किसने बनाया? ईश्वर ने। माउंटेन को किसने बनाया? ईश्वर ने। डिज़र्ट, डिज़र्ट को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो इस प्रकार से नदी, पहाड़, मरुस्थल, ये सभी नाम हैं आपको चीज़ों का। उसी तरह से आपको मैन मेड है, जैसे टेबल मनुष्य ने बनाया, चौक मनुष्य ने बनाया, ठीक है, हाउस हमारा ईश्वर ने बनाया। स्टोन किसने बनाया? ईश्वर ने। सैंड किसने बनाया? ईश्वर ने। तो इस प्रकार से ईश्वर निर्मित चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं, और मनुष्य निर्मित यानी मानव निर्मित चीज़ों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से थिंग्स नेम्स हमारे कितने तरह के हुए? 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के। तो इस तरह से अब हमारी जानकारी जो है बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी भाषा पर जो सीखने चल रहे हैं उस पर हमारी एक अच्छी पकड़ हो। तो शब्दों का जानकारी, शब्दों से चिर परिचित होना बहुत आवश्यक है। शब्दों के मेल से सेंटेंस का खेल होता है। ऐसा कहा जाता है कि शब्दों के मेल से सेंटेंस का खेल होता है, और इस सेंटेंस के खेल को समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज इससे होता है। तो लैंग्वेज में सेंटेंस बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, और ये सेंटेंस जो है वो शब्दों के मेल से ही बनते हैं। तो आइए हम लोग इन शब्दों पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं और इसका जानकारी भी पूरा हासिल करते हैं। तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स हो गया। अब ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स नेम को भी हम आपको नाउन के पुकारते हैं। तो एनिमल्स भी हमारे 2 तरह के, एनिमल नेम भी हमारे कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक है आपको वाइल्ड एनिमल, जंगली, और दूसरा है डोमेस्टिक, ठीक है ना, डोमेस्टिक। यहाँ शब्दों पर ध्यान देंगे तो हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी ही सहूलियत से और अच्छी मजबूती स्थिति में आकर हम इसको समझ सकते हैं। तो वाइल्ड में आ गया आपको टाइगर,
ये भी जानवर है, इसके नाम को भी नाउन कहते हैं। आपको एलिफेंट आ गया, ठीक है, तो ये भी है। आपको स्नेक्स आ गए, तो ये भी हैं। आपको मॉन्की आ गया। तो ये सभी जानवरों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। इन सभी जानवरों के नाम को हम नाउन कहते हैं। और डोमेस्टिक में हैन, आपको आ गया डॉग, आपको आ गया काऊ, आपको आ गया काऊ आ गया, गोट हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों तरह के जानवरों के नाम को, कौन कौन दोनों तरह के, तो वाइल्ड जंगली और ये डोमेस्टिक घरेलू, दोनों तरह के जानवरों के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास एनिमल्स का हुआ। और फिर अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फीलिंग्स। ये इम्पॉर्टेंट है, बारीकी से इसको समझना होगा। तो फीलिंग्स जो है, फीलिंग नेम, ठीक है ना। तो ये फीलिंग क्या है, ये फीलिंग भी हमारे दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक हैप्पी सुखद फीलिंग, ठीक है ना, हैप्पी सुखद फीलिंग, और दूसरा है सौरो, सौरो दुखद, तो दुखद फीलिंग। ये दोनों तरह के फीलिंग के नाम को, दोनों तरह के फीलिंग्स जो हैं उनके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो हैप्पी क्या है, बर्थ, किसी के जन्म होने पर सुखद अनुभूति होती है, क्लियर, सुखद फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ है आपका डेथ, किसी की मृत्यु हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो ये बर्थ और डेथ जो है ये हमारा नाउन है। क्या है, नाउन। सुखद और दुखद फीलिंग्स जो होते हैं और उनके जो नाम हम देते हैं उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैरिज, ये मैरिज जो है सुखद फीलिंग है और ये भी नाउन है। और यहाँ डिवोर्स, ये डिवोर्स जो है ये दुखद है, तलाक, ठीक है। उसी तरह से आपको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड जो है ये हमारा सुखद फीलिंग है और इस चाइल्डहुड को हम नाउन कहते हैं। उसी तरह से है ओल्डहुड, बुढ़ापा, ठीक है ना, वृद्धावस्था, तो ये भी हमारा एक फीलिंग का नेम है, इसलिए ये भी एक नाउन है। उसी तरह से हमारा विजडम, WISDOM, विजडम है। उसी तरह से हमारा फ्रीडम है। तो ये सब हैप्पी फीलिंग्स है। और यहाँ पर स्लेवरी, SLAVERY, ये गुलामी, ठीक है ना, तो ये दुखद अनुभूति है। तो इस प्रकार से हमारे पास अब इन 5 तरह के नामों को हमने और दो उसका वर्ग दिखाया तो 10 हुआ। और इन 10 तरह के नामों को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे पास नाउन का एक विस्तृत जानकारी हुई, उनको पहचानना आसान हुआ और हमारी उस पर पकड़ अच्छी हुई और हम कभी नाउन को पहचानने में चूकेंगे नहीं। और नाउन है क्या अब हमारे लिए एक रहस्य नहीं रहा, इस रहस्य से पर्दा उठ गया। और ये सभी तब हुआ जब हम लोग इसे काफ़ी विस्तार से पढ़े हैं। अब हम लोग दूसरी चीज़, अब हम लोग को दूसरी चीज़ है, अब हम लोग पास दूसरी चीज़ है आपको पढ़ने के लिए, प्रोनाउंस। तो नाउन के सटे जो आता है बस वही तो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के सटे जो कुछ भी आया वो अब क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि वाक्य में नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की खूबसूरती नष्ट हो जाती है। तो वाक्य की खूबसूरती बनी रहे, उसकी आकर्षण जो है वो बना रहे, इसलिए हम वाक्य में एक बार जब पहली बार नाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बदले में हम अगले वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और यही प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। तो नाउन जब सीख गए तो प्रोनाउन का सीखना ज़रूरी है और आसान भी है। तो अब हम लोग प्रोनाउंस देख रहे हैं, प्रोनाउंस, क्लियर है। ये प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, क्लियर। अब देखेंगे कि राधा केम
टू सी मी, राधा केम टू सी मी। या अगर हम कहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि राधा इज़ ए गर्ल, राधा इज़ ए गर्ल। यहाँ देखते हैं कि सी इज़ गुड, सी इज़ गुड। गौर करेंगे कि ये फर्स्ट वाक्य है, सेंटेंस है, और ये सेकंड है। तो राधा पहली बार आया है, ये नाउन है, क्लियर है कि राधा एक लड़की है। और दूसरी वाक्य में शी आया है, वह अच्छी है। तो ये सी किसके बदले में आया है? राधा के बदले में आया है, ठीक है ना। तो नाउन के बदले में ये हमने सी जो है वो प्रोनाउन है, इसका प्रयोग किया है, और इस तरह से वाक्य की खूबसूरती बनी है। तो राधा इज ए गर्ल, सी इज गुड। अब हम एक और वाक्य देखते हैं। राजा इज अ बॉय, क्लियर है। तो राजा यहाँ क्या है? फर्स्ट वाक्य में नाउन है, और ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। तो यहाँ ही जो है इसी नाउन के बदले में आया है, इसी नाउन के बदले में आया है। तो ये प्रोनाउन हो गया, क्लियर। और इस तरह से वाक्य की खूबसूरती भी बनी है। तो राजा के लिए ही और राधा के लिए शी। तो ये सी और ये ही दोनों प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आए हैं। और नाउन कौन कौन है? राधा और राजा, ये दोनों नाउन है। तो इस प्रकार से हमने इसे एग्जाम्पल में देखा, और अब हम लोग इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। और वो छोटा सा डेफिनेशन होगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun in the sentence, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमने लिखा, और इसे हम लोग एग्जाम्पल में भी देखा, और अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। रंजन शॉ मोहन एंड he came to see him, क्लियर है। तो यहाँ रंजन नाउन है, और इसी रंजन के लिए वाक्य में ही जो है ये प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो रंजन देखा मोहन को, ठीक है, और वह आया मिलने के लिए उससे। तो यहाँ मोहन भी नाउन है और ये हिम प्रोनाउन है, क्लियर। तो इस मोहन के लिए हिम का प्रयोग हुआ है, और इस रंजन के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस रंजन के लिए ही प्रोनाउन और मोहन के लिए हिम प्रोनाउन। तो हमने इस वाक्य में क्या देखा? दो नाउन है, रंजन और मोहन, और दो प्रोनाउन है, ही और हिम। और इस प्रकार से हमने पाया कि नाउन के बदले में क्या आए हैं? प्रोनाउन। और अब हम लोग इसका एक छोटा सा स्टोर भी देखते हैं। स्टोर देखते हैं। आपका स्टोर बहुत बड़ा मायने रखता है। शब्दों का भंडार अगर हमारे पास है तो हमारी उस पर पकड़ अच्छी है, हम मिस्टेक्स करने से बचेंगे, और भाषा में जहाँ चाहे वहाँ उसका हम प्रयोग कर सकते हैं धड़ल्ले से। तो ये ही है, सी है, ही, सी, दिस, दैट, इट, आई, यू, वी, हर, हिम, हीज, एटसेट्रा, क्लियर। तो ये सब जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और भी इससे ज़्यादा प्रोनाउन है, उसको हम लोग सीखेंगे। प्रोनाउन जो है वो हमारा लिमिटेड है,
और नाउन जो है वो हमारा अनलिमिटेड है। इस प्रकार से हम ये भी जाने कि नाउन अनलिमिटेड और प्रोनाउन हमारा लिमिटेड है। तो प्रोनाउन को सीखना बहुत आसान है और नाउन को सीखना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास उसकी डेफिनेशन जो विस्तार से है। तो जहाँ हम लोगों ने अभी नाउन और प्रोनाउन को पढ़े हैं, वहीं अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स क्या है? क्लियर? ये हमारा एडजेक्टिव्स क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे कि रोहन इज गुड। रोहन इज गुड। तो यहाँ रोहन क्या है? ये नाउन है और गुड इस रोहन की विशेषता बता रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ हम देखते हैं सी प्रोनाउन है और आप देखेंगे नाउन पहले पढ़े हम लोग, फिर नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़े, क्योंकि प्रोनाउन का संबंध नाउन से होता है। क्लियर? इसलिए हमने प्रोनाउन को पढ़ा और सबसे आसान है नामकरण, तो वो नाउन था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड में एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव का कनेक्शन भी नाउन और प्रोनाउन से ही होता है। तो इसी तरह से क्रम बना हुआ है, फर्स्ट में नाउन, सेकंड में प्रोनाउन। देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, नाउन के आगे प्रो लगा दिया गया। और अब हम एडजेक्टिव जो पढ़ रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए अब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो सी जो है प्रोनाउन है। जब नाउन को जान गए तो प्रोनाउन को भी जान गए, और जब नाउन और प्रोनाउन को जान गए तो एडजेक्टिव को जानने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्यूटीफुल जो है वो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। तो प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या कहलाए? एडजेक्टिव कहलाए। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव का कनेक्शन नाउन और प्रोनाउन से है, और क्रमशः हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े। तो इस प्रकार से अभी हमने इन दो एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि एडजेक्टिव एक क्वालिफायर है। एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिफायर है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक विशेषता बताने वाले शब्द हैं। एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्लियर? आसान है। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसको उसके दायरे को भी लिमिट करता है। उसके दायरे को भी क्या करता है? लिमिट करता है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, आई हैव टू काउज। तो यहाँ गाय ये नाउन है, काउज जो नाउन है, और ये टू जो है इस काउज की मॉडिफाई कर रहा है, उसके दायरे को लिमिट कर रहा है। ये एडजेक्टिव है और बता रहा है कि गायों की संख्या कितनी है? 2 है, न तो उससे कम है और ना ही उससे ज़्यादा है। तो एडजेक्टिव जो है जहाँ नाउन की विशेषता बताता है, वहीं उसके दायरे को, उसके जो दायरा होता है, क्षेत्र जो होता है, या उसकी संख्या या उसकी मात्रा जो होती है, उसको वो लिमिट कर देता है। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव में एक और भी बात जाने कि एडजेक्टिव जहाँ क्वालिफाइंग वर्ड्स है, वहीं वहाँ उसके उसको लिमिट भी करता है, सीमित भी बताता है। ठीक है ना? उसके दायरे को सीमित भी करता है या उसके क्षेत्र को भी वह बताता है। जैसे यू हैव नो आइडिया ऑफ इट। यू हैव नो आइडिया ऑफ इट। तो यहाँ आइडिया नाउन है और नो इस आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और ये बता रहा है कि आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई
समझ नहीं है इसके संबंध में। तो हम इस प्रकार से ये जान गए कि एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइंग करता है, विशेषता बताता है और उसके क्षेत्र को भी, उसके दायरे को भी लिमिट करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडजेक्टिव को समझा। अगर डेफिनेशन हमारे पास है और हम शब्द को अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें उन्हें पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े हैं, वहीं अब हम लोग 4th नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। और वर्ब भी इन्हीं नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, इन्हीं एडजेक्टिव से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं वर्ब पढ़ने। क्वेश्चन है कि वर्ब्स क्या है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, एक्शन वर्ड्स। किसी से भी पूछे व्हाट आर वर्ब्स, तो लोग बताएंगे कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से, अ बॉय इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो यहाँ हमने क्या देखा? ये एक सेंटेंस तो दिख रहा है, एक लड़का मैदान में, क्लियर है। लेकिन इसमें यह वाक्य अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट है, इसमें गति नहीं मालूम पड़ रहा है। इस वाक्य में गति क्या है वो मालूम नहीं चल रहा है। अगर हम गति देने वाला शब्द इसमें लगा दे तो ये एक पूर्ण सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अ बॉय रन्स इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्लियर है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, क्यों? क्योंकि गति देने वाला जो वर्ड है वह है हमारा वर्ब, वो इसमें आ गया। एक लड़का दौड़ता है मैदान में, तो हमने क्या देखा? वर्ब वह है, वर्ब वाक्य में वह है जो पूरे वाक्य को गति देता है। अगर वर्ब नहीं है तो वाक्य गति विहीन हो जाएगा, उसमें कोई मोशन नहीं रहेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन है और उसमें इंजन नहीं रहे, तो ट्रेन तो यूं ही स्थिर है, कोई उसमें गति देने वाला इंजन नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉगीज़ और कंपार्टमेंट और इंजन जुड़ जाते हैं तो उसमें गति आ जाए, उस ट्रेन में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। ठीक इसी तरह से वर्ब वह है जो सेंटेंस रूपी ट्रेन में गति देने वाला इंजन होता है। तो आइए इस वर्ब को हमने जहाँ इस तरह से एग्जाम्पल में समझा, उसे अब हम लोग डेफिनेशन में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लोग इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन देंगे, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्लियर है? यहाँ तक तो सही है। इससे आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, अ वर्ब टेल्स समथिंग, अ वर्ब टेल्स समथिंग about the subject, about the subject in the sentence, in the sentence। क्लियर है? ये सब्जेक्ट जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डूअर, कार्य करने वाला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डूअर। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। क्लियर है? तो वर्ब वह है जो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अ बॉय रन्स, अ बॉय रन्स। क्लियर है? एक लड़का दौड़ता है। तो अब वो, ये पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में ये बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर है। क्या है ये? डूअर, काम करने वाला। और रन्स जो है इसी डूअर के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि लड़का दौड़ता है। तो ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये वर्ब। तो वर्ब वह है जो वाक्य में आए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है ना? तो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सी इज
सी इज़ गुड। यहाँ पर हम देखते हैं कि सी हमारा सब्जेक्ट है और इज़ इसके होने का चर्चा करता है। तो सी इज़ गुड, वह भले मानुष है या वो अच्छी है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वर्ब वो है जो हमारे वाक्य में आए सब्जेक्ट को या डूअर को कुछ करने या होने की जानकारी देता है। और इस प्रकार से जहां हम लोगों ने डेफिनेशन, एग्जाम्पल के माध्यम से वर्ब को समझने की कोशिश किया है, वहीं अब हम लोग स्टोर के माध्यम से भी हम वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका रन, ठीक है, वॉक, ये भी ठीक है, ये सब वर्ब है। रीड, ये भी वर्ब है। राइट, ये भी वर्ब है। वहीं पर हम देखते हैं कैन, मे, विल, ये सब वर्ब है। इज, आर, एम, ये सब वर्ब हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं थिंक, प्ले, ठीक है, टीच, रीड, ये सब हमारे वर्ब हैं। तो हमने वर्ब के स्टोर के माध्यम से भी वर्ब को समझने की कोशिश किया, यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब का नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस सबसे छोटा क्यों नहीं हो। जैसे एक सेंटेंस है गो, ये फुल स्टॉप है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? लापता रहता है, गायब रहता है। अगर हम उसको ढूंढने चलते हैं तो वो मिलेगा और वो सदैव यू होगा, सेकंड पर्सन। तो एक छोटा सा भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो वो भी वर्ब से ही शुरू होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ब के बगैर कोई वाक्य नहीं है। तो वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे वाक्य बनाने में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट फर्स्ट में जहां नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हैं, वहीं हम इसके वीडियो पार्ट 2 में हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस पढ़ेंगे। यह वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।